हेलो एवरीवन, हम पी ब्लॉक सीरीज शुरू कर चुके हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। किस किस तरीके से इनके ट्रेंड्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज में कैसे वेरी करते हैं, उन सब के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे पहले हम ये समझेंगे होती क्या है। दूसरा फैक्टर हम ये देखेंगे कि किस किस फैक्टर पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। और तीसरा फैक्टर जो हमारा होगा वो होगा ट्रेंड्स, कि किस किस ट्रेंड पे आयनाइजेशन एंथैल्पी चलती है और कौन से ट्रेंड्स है जिनमें उनमें एक्सेप्शंस आता है। उन सब के बारे में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की कंप्लीट आयनाइजेशन एंथैल्पी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी डाउट्स हैं आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड, सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, कोई सिंगल डाउट आपका नहीं बचने वाला। और साथ में एक बहुत जो आपके लिए जरूरी है वो ये, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और इसी से काम करने में भी और अच्छा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, हम अगर यदि नॉर्मल हैं तो हम हर किसी चीज को ना देखते हैं, हर किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें वो चीज ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ हमें इसमें छेड़खानी करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज ना बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से चलती हुई अच्छी नहीं लगती हमें अच्छी। साइंटिस्ट भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। उन्होंने देखा कि हमारे पास कोई एटम है और उस एटम के ऊपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसके बाहर अगर यदि हम सेल्स देखें तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, बिल्कुल घूम रहे। हमें ये इलेक्ट्रॉन ना घूमता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। हम ये चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों घूम रहे हैं। हम किसी की खुशी बर्दाश्त थोड़ी कर सकते हैं। कोई खुश है ना, खुश नहीं रखने हैं, उसको डिस्टर्ब करो। और साइंटिस्ट भी यही काम करते हैं। ये एटम खुश था, ये कह रहे हैं जितना पॉजिटिव चार्ज है ना मेरे ऊपर, उतना ही मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैं खुश हूं, मैं न्यूट्रल हूं, मेरे को ना कोई खुशी है ना कोई गम है, ना मुझे कोई फालतू की चीज चाहिए, मैं एकदम बराबर हूं, मैं एकदम स्टेबल हूं। लेकिन साइंटिस्ट वो तो ये चीज मानने वाली थोड़ी है। वो तो क्या करते हैं, वो इनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ परेशान कर सकते हैं। एटम को परेशान करना है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करके कर सकते हैं। इसकी जिंदगी में छेड़खानी करके कर सकते हैं। किसकी जिंदगी में? इलेक्ट्रॉन्स की जिंदगी में छेड़खानी करके हम इस एटम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे? या तो हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, या हम कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से लाएं और वो इस एटम में ऐड कर दें। दो ही काम कर सकते हैं। हम कभी भी न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है हम इस इलेक्ट्रॉन के इस पॉजिटिव चार्ज को या न्यूक्लियस पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को डिस्टर्ब कर सके। तो हम एटम के ऊपर डिस्टर्बेंस करनी चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़खानी करके कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके या इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। तो हम यहां पे काम करने चले कि एक एटम है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस एटम को डिस्टर्ब करो। पहले तो कैसे डिस्टर्ब करेंगे? अगर मेरे पास में कोई भी एटम है वो बहुत अच्छा सॉलिड है, बहुत अच्छा सॉलिड है, पहले तो इसको हम गैसियस स्टेट में लेके जाएंगे। गैसियस स्टेट में हम इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे कि हमने इस एटम को लिया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको पहले गैसेस में, सॉलिड से हम इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे। जब तक ये गैस में नहीं आएगा ना, तब तक हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड होगा तो हार्ड होगा। हम इसको पहले गैस में लेके आए। हमने कहा भाई आप पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो, अब हम इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहे हैं। हम आए और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। हम इस इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये इलेक्ट्रॉन आराम से अपने आप आ जाए, निकल के आ जाए। हम बुला रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, आ जा इलेक्ट्रॉन, आ जा इलेक्ट्रॉन, आ जा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं हिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं हिलने वाला? उसका रीजन ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे बढ़ा है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही
इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं, मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है? अब हम क्या काम करें? हमारा काम एक ही होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना। हमारा एक ही काम है, हमारा एक ही टारगेट है, इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको तोड़ना है। हम इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि ये टूट जाए। और ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा? ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा? जब हम किसी चीज को तोड़ना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इस पे हथौड़े मारने पड़ेंगे। जब तक हम इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, इसको एनर्जी नहीं देंगे, तब तक ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एक सिंगल हथौड़ा मार के इलेक्ट्रॉन निकल जाए? 2 हथौड़े मारे, 10 हथौड़े मारे, कितनी एनर्जी दें इसको कितनी एनर्जी सप्लाई करें कि ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के और बाहर भाग जाए? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी है इस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी? दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लो, क्योंकि ये मीनिंग समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने और बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी जितनी देंगे उतनी ही, जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छी बात है। अब हम इसी चीज को समझने चलते हैं कि भाई ये कैसे वेरी करेगी, किस तरीके से वेरी करेगी। तो पहला हमारे पास में फैक्टर है, वो फैक्टर हमारे पास एक ही चीज चलेगा, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहली चीज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने एक वर्ड बोला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच का? न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का और बाहर पड़े इलेक्ट्रॉन का। अगर मेरे सामने एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन पड़े, दोनों के बीच में दूरियां इतनी है, बहुत ज्यादा दूरियां है। एक तो मेरे पास यहां पे पड़ा है, एक मेरे पास इतनी दूर पड़ा है। दोनों के बीच में दूरियां, एक के बीच में तो थोड़ी है और दूसरे के बीच में एनर्जी गैप, या हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पे R2 रेडियस है, यहां पे R1 रेडियस है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, बिल्कुल आसान सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें है? जब दो लोग एक दूसरे के पास पास बैठे होंगे या दो लोग एक दूसरे से दूर दूर बैठे होंगे? तो सिंपल सी बात है, आप भी एक ही बात बोलोगे, जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। किसके बीच में? जिनके बीच में डिस्टेंसेस ज्यादा होंगे। डिस्टेंसेस जितने ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है जितना डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना घट गया, और जितनी डिस्टेंस कम हुई, R1 स्मॉल है, डिक्रीज हुई है। इसका मतलब मेरे पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा होगा। जितना रेडियस कम होगा, जितनी डिस्टेंस कम होगी एक दूसरे के बीच में, डिस्टेंस जितनी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? इसका मतलब मेरे को एक ही चीज समझनी है, और वो ये सबसे पहला फैक्टर दैट इज साइज। अगर यदि मैं साइज की बात करता हूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, अलोंग द पीरियड जाते हो साइज डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप आते हो साइज इंक्रीज करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो। इसका मतलब यह है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना साइज बढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी घट गई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ही घट जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। कब? साइज बढ़ रहे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो हम इसका जनरल ट्रेंड देखें साइज के बेसिस पे, तो हमने कह दिया, मान लो सपोज करो मेरे सामने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। हम इसके बारे में पूछने गए, हमने पूछा भाई बताओ तुम्हारे अंदर किसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? तो हमने कहा सिंपल, आप एक चीज देख लो बस,
साइज देख लो, साइज। हमने कहा साइज का ऑर्डर तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्रांशियम का साइज बड़ा है, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, और ये हमारे पास, यही हमारे पास में। तो हमने कहा अगर ये ट्रेंड है तो डेफिनेट है आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है, ये तो साइज का ट्रेंड है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होगा वो इसका जस्ट अपोजिट होगा। और अपोजिट होगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम होगा। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया हमें, इसमें कोई डाउट ही नहीं आया। लेकिन जरा दूसरे पॉइंट पे बढ़े, साइज को ही देखते हुए हम दूसरे पॉइंट पे बढ़े, और दूसरे पॉइंट को जब हम समझने गए तो वहां पे हमारे कान खुल गए, हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। क्या, जरा समझना। हम दूसरा एग्जांपल लेने चले, बेरिलियम। हम दूसरा एग्जांपल लेने चले, कौन सा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम और रेडियम। हम वही सेम चीज कर रहे हैं जो हमने देखा, जो हमने पाया कि साइज डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। और साइज के बेस पे हम देखने गए तो बेरिलियम से बड़ा साइज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम, रेडियम बिल्कुल होता है, ये तो साइज है। लेकिन जैसे हम इससे नीचे बढ़े, हमने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालो, आयनाइजेशन एंथैल्पी फाइंड करो। तो जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को फाइंड करने गए तो हमने यहां पर पाया कि बेरिलियम बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी बात है, कैल्शियम बहुत अच्छी बात है, स्टोरेंशियम बिल्कुल सही है, ट्रेंड बिल्कुल सही चल रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की सबसे ज्यादा बिल्कुल होगी, बिल्कुल है, यहां तक ट्रेंड बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमें यहां पे बेरियम नहीं, यहां पे हमें रेडियम मिलता है और बेरियम इसके बाद में चला जाता है। मतलब ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? इन दोनों के बीच में डिस्टरबेंस, बेरियम बाद में, रेडियम पहले। क्यों ऐसा, क्यों, आखिर क्या हुआ ऐसा कि ये हमारे पास में आगे आ गया? और यहां से हमारे पास में एक रीजन आता है, दैट इज नोन एज पेनिट्रेशन। जरा हम उसको समझ लेते हैं, पहले हम इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। पेनिट्रेशन होता क्या है, किसको बोलते हैं हम पेनिट्रेशन, और क्या होता है पेनिट्रेशन? दो वर्ड हम यहां पे समझेंगे, एक पेनिट्रेशन और दूसरा शील्डिंग। ठीक है, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, जरा उसको जान लो। अगर हम किसी भी एटम से पूछने गए, मान लो सपोज करो, ध्यान से सुनो, एटम को भाड़ में जाने दो, पहले हम एक छोटी सी चीज को समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो, हम अगर, ध्यान से सुनना, अगर हम यहां पे बैठे हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, हमने एक खुट्टा बांध रखा है, यहां पे एक खुट्टा बंधा हुआ है, इसके बाहर एक बॉक्स लगा है, एक रस्सी से हमने एक बॉक्स को बांधा, रस्सी है हमारे पास में, एक रस्सी है, इस रस्सी से मैंने इस बॉक्स को बांधा, बॉक्स 1 B1 है, बॉक्स B1 है, और बॉक्स B1 से एक और रस्सी जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और वो रस्सी मेरी बॉक्स B2 पे है, ये मेरा बॉक्स B2 है। ध्यान से सुनना, दोनों सॉलिड है, दोनों के दोनों सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, दोनों बॉक्सेस हैं, इनके बीच में ये स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, ये स्पेस है, ये फ्री स्पेस है। बहुत बढ़िया। अभी मैंने इनको सिर्फ बांध के रखा है, मैंने इन दोनों को एक रस्सी से बांधा और दोनों को मैंने अरेंज कर दिया, एक दूसरे के अगल बगल में रखे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं, इस रस्सी से इसको खींचने जा रहा हूं, इस रस्सी से मैं इनको खींचने जा रहा हूं। कितनी जोर से? मैं हल्का सा इनको खींचूंगा, हल्का सा खींचूंगा, हल्का सा। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसका रीजन यहां तक फैला हुआ है, यहां तक इसका रीजन फैला हुआ है, इस फ्री स्पेस में ये फैला हुआ है, इतना रीजन इसका है। इसके आगे अगर और भी बॉक्सेस लगे तो इसका रीजन, ये जो B2 है, B2 बॉक्स का रीजन यहां तक होगा, B2 बॉक्स का रीजन यहां तक होगा, B1 बॉक्स का रीजन यहां तक है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल है। ये मेरे पास में हमने दायरा बना दिया और हमने कहा भाई B1 जहां पे B2 शुरू होता है ना, जहां पे B2 शुरू होता है वहां तक का तेरा रीजन है। B1 का रीजन है वो B2 से शुरू होने तक का है, B2 का रीजन B3 शुरू होगा वहां तक है। इस तरीके से इनका रीजन डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को खींचने लग रहा हूं। मैं जब खींचूंगा तो ये B1 कुछ अंदर खींच के आएगा
B1 कुछ अंदर खींच के आएगा, पहले ये यहां पे पड़ा हुआ था, यहां तक था, अब ये मान लो सपोज करो ये यहां तक आ गया और ये यहां तक आके कुछ ऐसा बन गया, ये बॉक्स यहां आ गया, ये मेरा न्यूक्लियस है, छोड़ दो बाहर में जाने दो, न्यूक्लियस नहीं हमारा खुट्टा है, ये हम यहां पे इसको ले आए। तो ऑब्वियस सी बात है जब डोर खिंच के आएगी, दोनों चीजें एक साथ बंधी हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये B1 भी B2 भी अंदर खिंच के आएगा, और वो खिंच के कहां आएगा, वो मान लो सपोज करो यहां तक आ गया, वो यहां तक आ गया, मान लो सपोज करो यहां तक आ गया, और जब ये B2 आ गया, देखो जरा ये B1 आ गया, B1 तो अंदर आ गया, लेकिन उसके अलावा भी एक और काम हो रहा है, और क्या हो रहा है, B2 का जो रीजन था वो रीजन ये था, ये वाला रीजन था, B2 का रीजन वो वाला था, B2 का रीजन ये वाला था, ये इसका रीजन, लेकिन ये और अंदर आ गया, किसके रीजन में आ गया, ये B1 के फील्ड में आ गया, B1 के रीजन में आ चुके हैं, जहां B1 का रीजन था ना उसमें आ गया है। इससे साइज घटा, इससे ये एक दूसरे के नजदीक आए, खुट्टे के नजदीक आए और नजदीक आए, तो इसी से कुछ खेल बना, और क्या खेल बना जरा समझना, इस चीज को समझना। एक छोटा सा एग्जांपल था ये, तो जरा हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। मेरे सामने एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मेरे पास मान लो सपोज करो मेरे पास एक ऑर्बिटल है, जिसको मैं एक नाम दे देता हूं, नाम दे दिया मैंने कहा 2s ऑर्बिटल है, ये मेरा 2s ऑर्बिटल, ये वाला जो 2s ऑर्बिटल है, ठीक है इतना ठीक है। इसके बाहर मेरे पास में नेक्स्ट ऑर्बिटल है, और वो s ऑर्बिटल है 2s की बजाय 3s है, ऐसा मान लो। ये मेरे पास s ऑर्बिटल है, ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा दूसरा s ऑर्बिटल है, ये अगर 2s है तो ये मेरा 3s है, एंड सो ऑन, इस तरीके से ले सकते हैं, 1s 2s कुछ भी ले लो, वो आपकी चॉइस है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, डेफिनेट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे पास s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल होता है तो सिमेट्रिकल होता है, ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब चारों साइड्स इसकी बराबर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल। और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉजिटिव चार्ज का, इस न्यूक्लियस का इस सेल के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ेगा, इस पे भी, इस पे इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इधर खींचेगा, मतलब कंप्लीट के ऊपर बराबर, इधर से भी, सामने भी, पीछे से भी, मतलब बराबर डायरेक्शंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? डेफिनेट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये चारों साइड्स इस पे बराबर फोर्स लगेगा। बहुत बढ़िया। और अगर बराबर फोर्स लगेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो जो यहां घूम रहे थे वो अंदर आ गए और अंदर आए तो ये इसका रीजन हो गया। मान लो सपोज करो ये इस रीजन में आ गया, पहले ये घूम रहा था यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता था वो यहां पे था, अब वो रास्ता यहां आ गया, खिंच के अंदर आ गया है, यहां आ गया वो इलेक्ट्रॉन, ये शेल अंदर आ गई, श्रिंक हो गई, ये सेल श्रिंक हो गई। और एक बात देखो, ये अंदर वाली शेल नहीं, बाहर वाली सेल भी s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी स्फेरिकल है। और जब ये स्फेरिकल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर भी बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, किसका? न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस का जब बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये भी सारी साइड से बराबर अंदर खिंच के आएगी, और जब अंदर खिंच के आएगी तो ये भी कुछ और अंदर आ जाएगी। किसके फील्ड में आ गई? 2s के सेल ऑर्बिटल में आ गई। जो 2s का रीजन था ना, 2s का रीजन कहां तक था? 2s का रीजन यहां तक था। अब ये उसके भी अंदर आ गई, उस रीजन में आ गई। कौन से रीजन में? 2s के रीजन में आ चुकी है। इसी को हमने बोला पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेट का मतलब क्या हुआ? अगर पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है एक को क्रॉस करके, अपने एरिया को क्रॉस करके दूसरे के एक जगह में चला जाना, पेनिट्रेट कर जाना, पेनिट्रेशन, आर पार हो जाना। यहां पे इस सेल ने पेनिट्रेशन किया, किसके फील्ड में? 1s 2s के ऑर्बिटल के फील्ड में जाके एंट्री कर ली। दैट इफेक्ट इज नोन एज पेनिट्रेशन इफेक्ट। जरा एक बात को समझो, ये क्योंकि सिमेट्रिकल था तो
सारी साइड इसके ऊपर अट्रैक्शन बराबर लग रहा था, बराबर लग रहा था। अब जरा एक चीज सोचो, जितना पेनिट्रेशन बढ़ा, जितना पेनिट्रेशन बढ़ा, मैं ये बोल रहा हूं जितना पेनिट्रेशन बढ़ा, इंक्रीज हुआ, वो सेल उतनी अंदर आई, उतनी अंदर आई खिंच के, वो सेल उतनी अंदर आई, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उस पर बढ़ गई, उतनी ही बढ़ गई, उतनी ही बढ़ गई। इसका मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर मुझे देखना पड़ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी बड़ी मिलेगी, मुझे इंक्रीज मिलेगी। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? पेनिट्रेशन क्या होता है? ये था पेनिट्रेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं शील्डिंग की, ध्यान से देख लो इस चीज को, ध्यान से देख लो, दोनों के दोनों पेनिट्रेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, डायरेक्टली है। जितना पेनिट्रेशन बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी देनी पड़ेगी, हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन इसी के अलावा हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, और दूसरा फैक्टर हमारे पास में क्या होता है? अगर मैं बात करूं शील्डिंग की, शील्डिंग सेकेंड फैक्टर हमारा है, दैट इज शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट। अगर मेरे पास में कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया। ये किस केस में लेते हैं? हम उसी केस में लेते हैं जिसके अंदर NS, NP, ND एंड NF, मतलब सेम सेल में, सेम सेल, हमारे पास सेम सेल है, अंदर वाली सेल की बात नहीं कर रहे हैं, सेम सेल है, बराबर है, उसमें 2s 2p की बात हो रही है। मान लो सपोज करो मेरे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर मेरे पास में ये, सपोज कर लेते हैं कि एग्जांपल ले लिया मैंने कह दिया 3s और 3p है, 3s है, 3p है, एंड सो ऑन, 3d होगा, बाद में 3d भी होगा, बाद में 3d भी होगा। ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, थर्ड सेल प्रेजेंट है, इसके अंदर स्फेरिकल शेप है। अभी फिलहाल के लिए जब मेरे पास S और P और D और F है, N सेल है, NH सेल है, तो उसके अंदर सारे के सारे एक जगह पे प्रेजेंट है। हम ये मान के चल रहे सारे एक जगह पे प्रेजेंट है। अभी फिलहाल न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे, न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये N, ये S, इसके अलावा इधर मेरे पास में p ऑर्बिटल, इधर मेरे पास p ऑर्बिटल इस तरीके से पड़ा हुआ है, जिसका साइज ये है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आराम से सही बात है, क्लियर है एकदम, ठीक है। अब मुझे एक चीज सोचो, एक चीज समझो जरा, अगर मेरे पास में मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो सिमेट्रिकल ज्यादा कौन है? सिमेट्रिकल ज्यादा कौन है? सिमेट्रिकल तो ऑब्वियस सी बात है s ऑर्बिटल है, वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, और ज्यादा सिमेट्रिकल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा लगेगा, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। अरे बोल तो दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ज्यादा लगेगा, बिल्कुल क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर इसी के अलावा दूसरा फैक्टर देखूं, p ऑर्बिटल है, वो इसकी कंपैरिजन में कम सिमेट्रिक है, कम सिमेट्रिक है, और कम सिमेट्रिक है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी कंपैरिजन में अनसिमेट्रिक है, मैं ये कह सकता हूं अनसिमेट्रिक है। और जब अनसिमेट्रिक है तो इसके ऊपर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा जितना मेरे पास में किस पे लग रहा है? s ऑर्बिटल पे लग रहा है। बात क्लियर है? पहले ये बात क्लियर है। और जब इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, इसके अंदर ये s ऑर्बिटल खिंच के अंदर जाएगा, जहां पे हम बोल रहे थे ना, पीछे बोला था पेनिट्रेट करेगा, इसके अंदर ये वाली शेल s ऑर्बिटल है, वो खिंच के अंदर जाएगी। कैसे? जरा समझना, जरा सुनना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देने की कोशिश कर रहा हूं, जरा इधर देखना। मान लो सपोज करो वही सेम चीज, एक खुट्टा है, उसके आगे आपने यहां पे एक बांध दिया, कोई भी डब्बा बांधा हुआ है, इसी के साथ में एक और डब्बा बंधा हुआ है, इसी के साथ में एक और डब्बा बंधा हुआ है। जरा सुनना और समझना इस चीज को। अगर मैं इन दोनों को सेम जगह पे बंधे हैं, दोनों के दोनों सेम जगह पे टाई अप है, मैं दोनों को खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरी तरीके से बंधा हुआ है, ये पूरी तरीके से रस्से से बंधा हुआ है, लेकिन इसका एक कोना रस्से से बंधा हुआ है, एक कोना रस्से से बंधा है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को खींचने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं इसको खींचूंगा तो ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है मतलब इसके ऊपर पूरे पर रस्सी बंधी हुई है, तो ये खींच के आएगा, ये खींच के आएगा ज्यादा जोर से। और जब ये इसको हम खींचेंगे ना, जब ये फर्क तो इस पे भी पड़ेगा, लेकिन ये पूरा नहीं, ये कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देगा कि हमारे पास में ये डब्बा आ गया, इसके बगल में चला गया ये डब्बा, कॉर्नर इसका यूं लटकता रह गया।
पहले ये बराबर लेवल पे थे, पहले ये बराबर लेवल पे थे, अब ये पहला डब्बा यहां आ गया, दूसरा डब्बा यहां चला गया, दूर चला गया इससे, दूसरा डब्बा दूर चला गया इससे, और सारा का सारा अट्रैक्शन, जो सारे के सारा जोर, हमारा जो जोर लग रहा है ना, वो सारा इस पे लग रहा है। लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? लग रहा है एकदम। बात क्लियर है? अब आते हैं इसको एटम पे समझने, एटम पे समझने आते हैं। मैंने क्या बोला, मेरे पास में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसके बाहर मेरे पास सेल पड़ी हुई है जिसके अंदर p ऑर्बिटल भी है और जिसके अंदर s ऑर्बिटल भी है, दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट है। अब मैं इन दोनों के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूं, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, क्योंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों के दोनों सिमेट्रिक है, s ऑर्बिटल मेरा ज्यादा सिमेट्रिक है और ज्यादा सिमेट्रिक है, तो ये पहले यहां पे था, अब ये थोड़ा अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ अंदर खींच के जाएगा। मेरे पास पहले, मैं यहां पे स्फीयर बना रहा हूं, पहले ये यहां पे था, अब ये कुछ यहां चला गया, यहां पे, यहां चला गया। ये तो कौन से? s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल है तो अभी p तो वहीं पे प्रेजेंट है, p तो वहीं पे प्रेजेंट है। और मैं एक बात बोलूं, एक बात आपके सामने बोलूं, पहले एक चीज सोचो, एक चीज सोचो जरा, मेरे सामने पहले मेरे पास इतना बड़ा स्पेस था, इतने बड़े स्पेस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, सपोज कर लो 10 इलेक्ट्रॉन है, एग्जांपल है, एग्जांपल ले रहा हूं, 10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए इतने बड़े स्पेस पे। अब मैंने इसका साइज छोटा कर दिया, जैसे मैंने साइज छोटा किया, अब 10 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पहले भी थे, 10 इलेक्ट्रॉन अब भी हैं, दोनों जगह पे सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले ये 10 इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए थे कितने बड़े एरिया में, इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े वॉल्यूम पे, मतलब डेंसिटी अगर मैं बात करता हूं, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहां पे, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो यहां का वॉल्यूम ज्यादा था, यहां का वॉल्यूम ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी। लेकिन जैसे मैं इस केस में बात करता हूं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। देखो जरा, सेम केस हो रहा है, पहले मेरे पास वॉल्यूम यहां पे ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, अब मेरे पास में वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घटा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और ये जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी, ये सारी कहां आई है? न्यूक्लियस को घेर के बैठी, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लेयर बना ली इसने, न्यूक्लियस को बांध दिया इसने। क्यों बांध दिया? क्योंकि ये इतना क्लोज आ गई, इतना क्लोज आ गई न्यूक्लियस के, कि इसने न्यूक्लियस को ढक दिया है, ढक लिया है। और जब ये न्यूक्लियस को ढकेगी, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को सारे को अपोज करेगी, सिंपल वैसा ही समझ लो इसको, एक एग्जांपल से, बल्ब के ऊपर हमने चद्दर डाल दी, कंबल डाल दिया हमने, उसके ऊपर बेडशीट डाल दी, नहीं, बहुत मोटा कंबल डाल दिया इस पे, और हमने जैसे इसको कवर किया, इस न्यूक्लियस का होल्ड इस p ऑर्बिटल से हटेगा, तो हटेगा तो ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ध्यान से देखो, इस p ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, p ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर डेंसिटी बढ़ी है तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स थे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, जैसे रिपल्सन बढ़ेगा तो ये सेल अब यहां नहीं, ये p सेल अब बाहर चली गई, और जहां p सेल इस जगह पे होनी थी, पहले कहां थी, पहले कहां थी, पहले अंदर थी, पहले अंदर थी, और अब ये p सेल कहां चली गई, बाहर चली गई, पहले अंदर थी अब ये बाहर चली गई, अब बाहर चली गई। तो अब एक बात देखो, कमाल की बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं वो ये, जैसे p शेल अंदर गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर गए, आउटसाइड हो गए, बिल्कुल बाहर गए हैं, बिल्कुल बाहर गए हैं। और जब बाहर गए हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड किसके ऊपर, न्यूक्लियस का होल्ड किसके ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गई। किस केस में, किस केस में? जो s ऑर्बिटल ने ना, s ऑर्बिटल ने न्यूक्लियस को कवर किया, s ऑर्बिटल ने ढका, दैट इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब होता है बांधना, किसी चीज को बांध देना, और जैसे हमने न्यूक्लियस को बांध दिया, शील्डिंग बढ़ी, कब?
शील्डिंग बढ़ेगी ना, जितनी शील्डिंग बढ़ेगी उतने वैलेंस शेल बाहर जाएंगे, और जैसे ये बाहर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना घट जाएगा, और जैसे घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। इसका मतलब मेरे पास में एक चीज यहां से क्लियर हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरे पास पहला फैक्टर एकदम क्लियर हो गया, एकदम पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम चीज समझ में आ गई। तो अब जरा देख लो, मैं यहां पे फैक्टर लिख रहा हूं, पहला फैक्टर दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी साइज का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी साइज का। दूसरा फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी पेनिट्रेशन का। तीसरा फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग का। जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी किसमें होगी, एस में सबसे ज्यादा, पी में, डी में और फिर एफ में, उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहां पे आंसर आ गया, और वो आंसर आया कि जो मैंने यहां पे एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, जो मैंने यहां पे क्वेश्चन पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम और रेडियम। तो यहां पे पेनिट्रेशन काम कर रहा है, और पेनिट्रेशन काम कर रहा है क्योंकि यहां पे एफ ऑर्बिटल आ जाता है, और जब पेनिट्रेशन होगा तो मेरे पास में इसकी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सिंपल रीजन, सिंपल लॉजिक। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। जरा इसी चीज को हम और आगे एक्सप्लेन करते हैं और आगे समझते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मेरे सामने बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसा होता है हमारे पास ट्रेंड, ऐसा होता है हमारे पास ट्रेंड। इस ट्रेंड में अगर यदि मैं देखने की कोशिश करूं, मैं समझने की कोशिश करूं, तो मुझे यहां पे दो जगह पे फ्लक्चुएशन मिलेगा, दो जगह पे फ्लक्चुएशन मिलेगा। और वो कौन कौन सा, पहला फ्लक्चुएशन तो मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में, और दूसरा फ्लक्चुएशन मिलेगा थैलियम। थैलियम अब यहां नहीं मिलेगा, थैलियम आपको उठ के मिलेगा। इसका ऑर्डर जो देखने को मिलेगा, बोरोन, सबसे पहला तो हमने साइज देख लिया, हमारे हिसाब से होना चाहिए था बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, लेकिन ये नहीं होता। ट्रेंड होता है बोरोन के बाद में थैलियम आ जाता है, थैलियम, और थैलियम के बाद में गैलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में इंडियम। इसका ट्रेंड कुछ ऐसा होता है। क्यों होता है? वही सेम चीज, पेनिट्रेशन, शील्डिंग, पेनिट्रेशन, शील्डिंग। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। सेम केस अगर मैं बात करता हूं कार्बन फैमिली का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, हमारे पास ये, इनके अंदर सिंपल बस लास्ट वालों में ही ये चीज एक्सेप्शन चलती है, लास्ट वालों में ये चीज देखने को मिलती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो लेड पहले आ जाता है, पीबी और फिर एसएन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। इन ट्रेंड्स को ध्यान रखना, इन ट्रेंड्स को ध्यान रखना, एक एक ट्रेंड को ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई एकदम। ये तो था हमारे पास में बिल्कुल नॉर्मल सी चीज, बहुत अच्छी बात, बहुत आराम से। अगर मैं इसको अलोंग द पीरियड, ये तो हम डाउन द ग्रुप, हर ग्रुप के बारे में अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, हर ग्रुप में हमारे पास में ट्रेंड होगा, हर ग्रुप का हमारा ट्रेंड होगा वो नॉर्मल होगा, वही नॉर्मल होगा। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर हम इनमें देखें तो वही नॉर्मल ट्रेंड, साइज देखना बस। अब इसके बाद में पेनिट्रेशन का कोई रोल नहीं बचता। बोरोन और कार्बन फैमिली में होता है, उसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो आपको वही नॉर्मल ट्रेंड्स नजर आएंगे, वही नॉर्मल ट्रेंड्स जो आप देखते आए हो। क्या यही सेम इस तरीके से अगर आप देखोगे ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इस तरीके से। अगर आप इसके आगे बढ़ोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा मिलेगा। अगर आप इसमें नोबल गैसेस देखोगे तो वो भी सेम है, जो छोटी नोबल गैस उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, वो नॉर्मल चीजें हैं, कोई बात नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसी में एक और फैक्टर आया, और एक और फैक्टर नहीं, कमाल आया। क्या कमाल आया? जब हम यहां पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन को तो जाने दो, उसको तो छोड़ ही दो, मैं एक और भी ले लेता हूं, बेरिलियम ले लेते हैं।
हम इनसे पूछने गए कि भाई आपके अंदर क्या ट्रेंड होगा, तो इन्होंने कहा हम तो देखो साइज पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम साइज के साथ में चले। तो बोले सबसे पहले हमारा साइज देख लो। हमने साइज देखा तो सबसे ज्यादा बेरिलियम का बड़ा साइज है, उसके बाद में बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये हमारा ट्रेंड है। ये हमने साइज का ऑर्डर देखा, इसमें साइज देखा कि हमारे पास अलोंग द पीरियड चले तो हमारे पास में साइज लगातार डिक्रीज करता है। सबसे छोटा फ्लोरीन का साइज, देन ऑक्सीजन एंड देन एंड सो ऑन। हम इनसे पूछने गए आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, तो हमने कहा सबसे पहले अपने दिमाग का मिथ यूज कर लो। जो हमारे दिमाग में मिथ है हमने वो यूज किया। हमने कहा अगर आपका साइज बड़ा है तो डेफिनेट है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये होगा, ये हमारा जनरल ट्रेंड होगा। लेकिन जैसे हम ये पूछने गए ना तो हमारे गाल पे तमाचा लगता है, मार खानी पड़ती है हमें, और हमें समझ नहीं आता कि हमें ये क्या हुआ, ये चीज कैसे हुई और ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों। तो इसके पीछे अब रीजन देखा गया, रीजन गया भाड़ में। पहले हम ये देखते हैं इसका ट्रेंड क्या बनता है। तो ट्रेंड यहां पे बन जाता है, बेरिलियम आगे चला जाता है, बोरोन उठ के बेरिलियम की पोजीशन पे आ गया, नाइट्रोजन उठ के ऑक्सीजन पे चला गया और ऑक्सीजन उठ के नाइट्रोजन पे आ गया। आखिर ऐसा क्यों? दिमाग में क्वेश्चन आ गया, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे पास ऐसा हो रहा है। तो इसका रीजन हमें जानने को मिला, इसका रीजन हमें समझने को मिला, और वो रीजन हमें मिला स्टेबिलिटी। तो हमारे पास में लास्ट फैक्टर जो डिस्कस करते हैं हम, जो समझते हैं इसमें, और वो ये कि अगर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखना है तो भाई हमें कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखने गए तो हमारे पास में बेरिलियम से पूछा, बेरिलियम बता तेरे अंदर क्या है कॉन्फ़िगरेशन। तो बेरिलियम ने कहा मेरी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 और 2p में 0 इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे अंदर। जब हम बोरोन से पूछने गए तेरी कॉन्फ़िगरेशन बोलो, तो इसने कहा 2s2 2p1। कार्बन से पूछा, कार्बन बताओ आप में, तो कार्बन कहता है 2s2 2p2। बोरोन, नाइट्रोजन से पूछा कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। ऑक्सीजन 2s2 2p4 और फ्लोरीन, और वो है 2s2 2p5। और यहां से हमारे पास में एक बहुत ही कमाल का, नहीं बहुत ही बेहतरीन चीज समझ में आई। इसने बोला अगर यदि कोई भी ऑर्बिटल्स जितने ज्यादा सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल मतलब या तो वो हाफ फील्ड होंगे, या वो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। फुल्ली फील्ड जितनी ज्यादा स्टेबल होंगे, कब? अगर वो हाफ फील्ड है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में 3 ऑर्बिटल्स है, अगर यदि ये हाफ फील्ड है कुछ ऐसे हो, या फिर ये ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे हो फुली फील्ड हो जिनके अंदर वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे हो, तो उस केस में वो बहुत ज्यादा नहीं, हाईली स्टेबल है। वो हाईली स्टेबल होंगे। इसका मतलब ये है जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं इस स्टेबिलिटी को तोड़ के इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूं, इसमें से। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूं इसमें से, तो डेफिनेट है कि ये स्टेबिलिटी इसकी डिस्टर्ब होगी। ये हाफ फील्ड, ये फुली फील्ड, डिस्टर्बेंस होगा। तो मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो हमारे पास में यहां पे ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है क्योंकि ये फुली फील्ड है, ये मेरा फुली फील्ड है, ये फुली फील्ड है। और मैं इसमें नाइट्रोजन को देखूं तो नाइट्रोजन मेरा फुली फील्ड ऑर्बिटल है, फुली फील्ड ऑर्बिटल। तो बस सिंपल है, इसके अलावा तो मुझे कुछ और देखना ही नहीं है। ये मेरा फुली फील्ड है, ये मेरा हाफ फील्ड है, ये मेरा फुली फील्ड, और ये अनस्टेबल है। इनके अंदर तो साइज ऑर्डर देख लो, इनके अंदर तो साइज ट्रेंड देख लो, इनके अंदर तो साइज ट्रेंड देख लो,
लेकिन जब इसको कंपैरिजन, ध्यान रखना, जब भी हम कंपैरिजन स्टेबिलिटी का करेंगे ना, स्टेबिलिटी का, तो उसके जस्ट नेबरिंग एटम्स पे ही कंपैरिजन करेंगे। कैसे, देखो जरा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, हमारे हिसाब से नॉर्मल ट्रेंड ये होना चाहिए था, ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, तो ये दोनों के दोनों अपने पड़ोसी से ही कंपैरिजन करेंगे, अपने पड़ोसी से। नाइट्रोजन कंपेयर करेगा अपने पड़ोसी ऑक्सीजन से या कार्बन से? दो से करेगा। इसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इसके बगल में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको ले लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंपेयर करेगा अपने पड़ोसी से, और पड़ोस में कौन है? ऑक्सीजन और कार्बन है। एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। कार्बन से तो ये ऑलरेडी ज्यादा है, कार्बन से तो इसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन से इसकी एनर्जी कम देखी है हमने। लेकिन जब इससे कम है तो डेफिनेट ये इसकी जगह चला जाएगा और ऑक्सीजन पीछे आ जाएगा, और इसी वजह से हमें ट्रेंड देखने को मिलता है। सेम ट्रेंड हमें बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम बोरॉन की जगह पे और बोरॉन बेरिलियम की जगह पे। तो बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, इस तरीके से हम इनके ट्रेंड्स को डिफाइन करेंगे। एकदम क्लियर हो गया? डेफिनेट क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रहा हूं, ये आपको ट्रेंड्स डिफाइन करने, ये आपको बनाने हैं। मैं आपके सामने यहां पे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जरा देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं जो डाउट्स को एकदम क्लियर समझ गए, और सभी के सभी इन क्वेश्चंस के आंसर को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा? क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैं आपको बोलूं नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, किसकी एंथैल्पी ज्यादा है? क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं आपसे बोलूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इनमें से किस में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? इनके ट्रेंड्स को लिखने, अरेंज करने, बताने किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया? तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, किसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, कंप्लीट डिटेल में मैंने बात कर दी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर मेंशन करें, जरूर उसको एक्सप्लेन करें। क्लियर है एकदम? और ये क्वेश्चंस आपके सामने, इनका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।